स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आओ मिलकर पढ़ें। आज हम आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है संविधान के मूल अधिकार। मूल अधिकार जो टॉपिक है आप किसी किताब में पढ़ेंगे तो वहाँ ये तो बताया जाएगा कि 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार उल्लेखित हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि अनुच्छेद 12 क्या है, अनुच्छेद 13 क्या है, कैसे सभी अनुच्छेद आगे को बढ़ते गए, उनमें अपवाद आते गए, या यूं कहें सरकार को समय समय पर परिवर्तन करना पड़ा। इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक ही वीडियो में हम मूल अधिकार एक साथ नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि कोई भी वीडियो लंबा होता है तो देखने में बोरिंग हो जाता है। इसलिए आपको प्रत्येक बात को ध्यान से सुनना है और यदि हो सके तो उसे कहीं पर नोट भी करना है। तभी आपको मूल अधिकारों से जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरह से हट जाएगा, यही हमारा विश्वास है। जब हमने भारतीय संविधान के स्रोत जाने थे तो उसमें पढ़ा था अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। मूल अधिकार और मौलिक अधिकार एक ही शब्द है। सबसे पहले तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज करते हैं। अब बात करें मानवाधिकार और मूल अधिकार में क्या अंतर है, तो ये बात जान लीजिए, मानवाधिकार किसी राष्ट्र की सीमा में नहीं बधते। मतलब हम कोई बच्चा कहीं भी पैदा हो, किसी भी राष्ट्र में पैदा हो, तो उसे मानवाधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे, जबकि मौलिक अधिकार हमें संविधान से प्राप्त होते हैं। हमारे देश में मौलिक अधिकार भाग 3 में उल्लेखित हैं, जो 12 से 35 तक है। इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब शब्द आया है मैग्ना कार्टा, इस पर कुछ बात करते हैं। मैग्ना कार्टा जो है ये 1215 में इंग्लैंड के राजा ने वहाँ की जनता को एक अधिकार पत्र दिया था। उस अधिकार पत्र में जनता को कुछ अधिकार दिए गए थे, वही सबसे पहले कहलाया था मैग्ना कार्टा। एक बात ये भी याद रखिए, मौलिक अधिकार नकारात्मक होते हैं। मतलब मौलिक अधिकारों के लिए आप राज्य के खिलाफ जा सकते हैं, ये राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त होते हैं। यदि राज्य हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है तो हम इसके लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। चलिए आरंभ करते हैं मूल अधिकारों को। मूल अधिकारों में सबसे पहले अनुच्छेद 12 का जिक्र कर लेते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द लिखा गया है। ये राज्य शब्द का अर्थ केवल राज्य या सरकार नहीं है, इसका अर्थ वो सभी संस्थाएं हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर राज्य से सहयोग प्राप्त करती हैं। उन सभी को राज्य कहा जाता है। अब बात ये ध्यान देने योग्य है कि जैसे कोई भी संस्था हो, जैसे बीसीसीआई है या कोई भी अन्य संस्थाएं जो राज्य से जो सहायता लेती हैं, यदि उनके द्वारा हमारे अधिकारों का हनन किया जाता है, हमारे अधिकार को नहीं दिया जाता है या छीन लिया जाता है, तो हम इसके खिलाफ भी न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अब बात करें अनुच्छेद 13 की, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ये किसे मिला है? न्यायपालिका को मिला है। ये अनुच्छेद न्यायपालिका को ये अधिकार देता है कि यदि कोई राज्य कोई कानून बनाता है और उस कानून के चलते हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो उन सभी पक्षों की समीक्षा करने का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय को है। यही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति में ये बात भी ध्यान देने योग्य है, इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, विधि। विधि चाहे वो संविधान बनने से पहले की विधि हो या संविधान बनने के बाद की विधि हो, इन सभी विधियों में न्यायिक पुनरावलोकन लागू होगा। अब इसे थोड़ा समझिए। पुरानी विधि का अर्थ है जैसे हमारे यहाँ सीआरपीसी, आईपीसी यानी कि भारतीय सिविल संहिता, भारतीय दंड संहिता जो हैं, ये हमारे संविधान बनने से पूर्व ही लागू हो चुकी थी। इसलिए इन पर भी ये न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो न्यायालय को दिया गया है वो लागू होता है। जैसा कि आप सभी लोग अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि मूल अधिकारों का वर्गीकरण किया गया है। इस प्रकार का वर्गीकरण आपको हर एक किताब में मिल जाता है, जिसमें ऊपर से ये लिखा रहता है कि मूल अधिकार जब संविधान बना तब 7 प्रकार के थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत
एक मूल अधिकार को हटा दिया गया जो संपत्ति का अधिकार है, और उसके बाद 6 मूल अधिकारों का जिक्र किया जाता है और उसके अनुच्छेद पीछे से लिख दिए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें मूल अधिकारों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हम आपको एक एक अनुच्छेद को विस्तार से समझाएंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी समस्या ना हो। आप कथन व्याख्या वाले प्रश्न हो या सीधे कोई प्रश्न हो, उसे आसानी से हल कर पाए। अब बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद, जो है समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक उल्लेखित है अनुच्छेदों के अंतर्गत। उस पे व्याख्या करें तो अनुच्छेद 14 में 2 शब्दों का वर्णन है। एक है विधि के समक्ष समानता, एक है विधियों का समान संरक्षण। इसे जानते हैं ये क्या है। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है दोस्तों कि विधि सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसा संभव है? विधि एक जैसी कैसे हो सकती है? माना कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो क्या उसे हमारे समान ही देखना चाहिए? या यूं कहें कि दौड़ने को कहा जाए तो 10 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना है, तो आप दिव्यांग से ये नहीं कह सकते कि वो भी 1 किलोमीटर को 10 सेकंड में पूरा करे। इसलिए इसे नकारात्मक भी माना गया है। ये जो विधि के समक्ष समानता है, हमने पहले जब संविधान का स्रोत पढ़ाया था तब भी इसका जिक्र किया था कि हम इसे बाद में विस्तारित तौर पर समझाएंगे। विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से ली गई है। वहां के एक विचारक थे डाइसी। डाइसी ने कहा था रूल ऑफ द लॉ। रूल ऑफ द लॉ का अर्थ है विधि का शासन। विधि सभी के लिए समान होगी। जबकि हमारे देश में एक और भाग लगता है, वो है विधियों का समान संरक्षण। यानी विधि अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग तरीके से बनाई जा सकती है। ये सकारात्मक है, यानी कि राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकती है। जैसे विकलांगों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए अलग अलग नियम बने हैं। एससी में जो भी आरक्षण ले रहे हैं उनके लिए नियम एक समान होंगे। ये विधियों का समान संरक्षण हमें बताता है। ये यूएसए से लिया है, हमें इसे भी याद करना है। यानी ये अनुच्छेद 14 दो चीजों का जिक्र करता है, एक विधि के समक्ष समानता, एक विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 के 1 में ये कहा गया है कि केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान, ये 5 चीजों के आधार पर बांटा गया है। इनके आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। 15 का जो दूसरा भाग है उसमें कहा गया है राज्य एवं गैर सरकारी व्यक्तियों दोनों के भेदभाव नहीं करने का आदेश देता है। इस बात को समझिएगा। इसमें कहने का अर्थ ये है कि 15 ख में कि कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, चाहे वो कुआं हो, तालाब हो, उसके उपयोग में भेदभाव की नीति नहीं अपनाई जाएगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15(3) की। 15(3) यानी कि गौ। अनुच्छेद गौ के आते आते जेंडर के आधार पर महिला और बच्चों को छूट दे सकती है सरकार, या यूं कहें कि आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। ये एक सकारात्मक पहलू है जिसमें महिलाओं और बच्चों को सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यानी राज्य सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए सकारात्मक और तर्कपूर्ण भेदभाव करने की अनुमति ले सकता है या उसे प्रदान की जाती है। अब ये बना क्यों, इस पे बात कर रहे हैं कि जब संविधान बना था, हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु का अस्तित्व नहीं था, तब मद्रास राज्य था। वहां हर जाति के लिए अलग अलग आरक्षण दिया गया था। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई। 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया कि ऐसा आरक्षण देय नहीं होगा, जिसके चलते हम सब जानते हैं पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। तभी 15(4) की धारा भी जोड़ी गई, जो इसी बात का जिक्र करती है कि राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दे सकती है। यहां पर यह बात याद रखिएगा, ये सामान्य शैक्षणिक संस्थानों की बात की गई है। अब बात करते हैं 15(5) की, यानी कि 15 के 5वें भाग में क्या लिखा है। एसटी एससी को आरक्षण 93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था 2006 में।
एक नई धारा जुड़ी, इसमें कहा गया कि उच्च संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा। थोड़ा इसे समझिएगा कि 15(5) में एसटी एससी को पहले से आरक्षण था। 93वां संविधान संशोधन करके जो 2006 में किया गया, एक नई धारा जोड़ी गई, इसमें कहा गया कि उच्च संस्थानों में भी आरक्षण, जैसे उच्च संस्थान जैसे एम्स वगैरह, वहां भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। अभी हम सब जानते हैं कि 124वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया गया। आर्थिक शब्द का जिक्र कहीं पर नहीं था, तो इसलिए यहां भी संविधान संशोधन कर आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 के 1 में ये कहा गया है कि केवल धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान, ये 5 चीजों के आधार पर बांटा गया है। इनके आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। 15 का जो दूसरा भाग है उसमें कहा गया है राज्य एवं गैर सरकारी व्यक्तियों दोनों के भेदभाव नहीं करने का आदेश देता है। इस बात को समझिएगा। इसमें कहने का अर्थ ये है कि 15 ख में कि कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, चाहे वो कुआं हो, तालाब हो, उसके उपयोग में भेदभाव की नीति नहीं अपनाई जाएगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15(3) की। 15(3) यानी कि गौ। अनुच्छेद गौ के आते आते जेंडर के आधार पर महिला और बच्चों को छूट दे सकती है सरकार, या यूं कहें कि आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। ये एक सकारात्मक पहलू है, जिसमें महिलाओं और बच्चों को सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यानी राज्य सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए सकारात्मक और तर्कपूर्ण भेदभाव करने की अनुमति ले सकता है या उसे प्रदान की जाती है। अब ये बना क्यों, इस पे बात करें कि जब संविधान बना था, हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु का अस्तित्व नहीं था, तब मद्रास राज्य था। वहां हर जाति के लिए अलग अलग आरक्षण दिया गया था। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई। 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया कि ऐसा आरक्षण देय नहीं होगा, जिसके चलते हम सब जानते हैं पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। तभी 15(4) की धारा भी जोड़ी गई, जो इसी बात का जिक्र करती है कि राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दे सकती है। यहां पर यह बात याद रखिएगा, ये सामान्य शैक्षणिक संस्थानों की बात की गई है। अब बात करते हैं 15(5) की, यानी कि 15 के 5वें भाग में क्या लिखा है। एसटी एससी को आरक्षण 93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था 2006 में। एक नई धारा जुड़ी, इसमें कहा गया कि उच्च संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा। थोड़ा इसे समझिएगा कि 15(5) में एसटी एससी को पहले से आरक्षण था। 93वां संविधान संशोधन करके जो 2006 में किया गया, एक नई धारा जोड़ी गई, इसमें कहा गया कि उच्च संस्थानों में भी आरक्षण, जैसे उच्च संस्थान जैसे एम्स वगैरह, वहां भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। अभी हम सब जानते हैं कि 124वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया गया। आर्थिक शब्द का जिक्र कहीं पर नहीं था, तो इसलिए यहां भी संविधान संशोधन कर आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 15 में हमने पढ़ा था 5 आधारों को। एक था जाति, धर्म, वंश, जेंडर और निवास स्थान। यहाँ 2 और आधार जोड़ दिए गए, जिसमें से एक आधार बनाया गया उद्भव का आधार, दूसरा निवास स्थान का आधार, यानी अब आधार 7 हो गए हैं। इस अधिनियम में भी 16(3) तक आते आते कई अपवाद जुड़ते गए। आपको केवल इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में जो मुख्य अंतर है वो है इसे ज्यादा व्यापक बनाया गया। ये अनुच्छेद 15 अनुच्छेद की अपेक्षा ज्यादा व्यापक है, जिसमें 16(3) में कहा गया राज्य निवास स्थान के आधार पर भी कानून बना सकता है, लेकिन वो कानून बनाने की जो शक्ति दी गई वो संसद को दी गई। 16(4) में कहा गया ऐसे लोग जिनका सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उन्हें भी आरक्षण दिया जा सकता है। और 16(5) में जो कहा गया, उसमें कहा गया किसी धार्मिक व्यवस्था के पदों पर धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रावधान कर दिया गया। अभी फिर वही बात, जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया 10% का,
उसके लिए भी जो 124वां संविधान संशोधन किया गया, यहाँ भी उसे उल्लेखित किया गया है कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, या यूं कहें कि छुआछूत का अंत किया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि हमारे संविधान में अस्पृश्यता शब्द को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसके लिए कुछ बाद में अधिनियम बने, जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जाति और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015। आपकी स्क्रीन में अस्पष्टता को गलत लिखा गया है, उसे सही कर लें। अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। इसे समझते हैं कि उपाधियों के अंत का क्या अर्थ है। आपको बताते चलें, पहले से जैसे राय बहादुर सर की उपाधियां मिलती थी, इस तरह की उपाधियों पर अब रोक लगा दी गई है। लेकिन यदि कोई विदेशों में जाकर पुरस्कार जीतता है या कोई मेडल प्राप्त करता है तो उसे नहीं रोक सकते हैं। अब यहाँ पर एक विवाद ये भी आया कि जैसे भारत रत्न दिया जाता है तो वो भी उपाधि है, तो आपको ये याद रखना होगा कि जो भारत रत्न प्राप्त करता है वो भारत रत्न पीछे से अपना नाम सीधे नहीं लिखा जाता है। कहीं पर भी आप देखेंगे, भले आप उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता का जिक्र करेंगे तो वह हैं गोविंद बल्लभ पंत। जहां पर भी उनका आपको पोस्टर दिखेगा उसमें लिखा होगा भारत रत्न प्राप्तकर्ता गोविंद बल्लभ पंत, यानी कि बीच में प्राप्तकर्ता शब्द को लिखा जाता है। उसे वो सरनेम के रूप में उपयोग नहीं कर सकता है। आज के वीडियो में यही तक बात करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा यदि हम सभी अधिकारों को एक साथ पढ़ें। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि हमारे सभी वीडियो को जो मौलिक अधिकार को लेकर हैं उन्हें ध्यान से देखें, और ये भी याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। एक ना एक बार तो आपको विस्तार से चीज़ को जानना ही होगा, तभी आपके दिमाग में एक कहानी सी तैयार होगी। उसके बाद चाहे आप शॉर्ट नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहीं तक, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घरों में रहें।